हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड बेटा वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले तो ये समझो कि मैम इस ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर मुझे करना क्या है बेटा। लॉ समझना है, लॉ के सारे प्रोविजन समझने हैं, उनका लॉजिक बिल्डअप करना है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके दिखानी है। साथ साथ में इनकम टैक्स के अंदर आपके लैब का प्रैक्टिकल भी होता है जिसकी आपको प्रिपरेशन करके चलनी है। ठीक है बेटा, मैं आपको कराने वाली हूँ इनकम टैक्स इस तरीके से कि मैं सोचकर चलूंगा आपको कुछ नहीं पता, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। अपने सारे प्रोविजंस को रीड करेंगे, प्रोविजंस करने के बाद उनकी एक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करेंगे और साथ साथ में प्रोविजन किस तरीके से घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन करते हुए हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। एंड बेटा आई मेक श्योर कि जितने एक्साइटेड आप आज के सेशन के अंदर हो, आप अपनी लास्ट क्लास तक भी उतने एक्साइटेड रहने वाले हो। ठीक है, अब एक चीज समझो, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। टैक्स क्या है भाई? इनकम टैक्स के अंदर दो वर्ड मैम मेरे को दिखाई दे रहे हैं, एक तो इनकम और दूसरा टैक्स। इनकम पर मैं अभी आऊंगी, पहले मुझे टैक्स बता दो, टैक्स क्या होता है? टैक्स होता क्या है? टैक्स एक तरीके की पेमेंट होती है, एक तरीके की क्या है पेमेंट, जो गवर्नमेंट हमसे लेती है। अब गवर्नमेंट लेती ही क्यों है, पहले मुझे ये बताओ। मेरा आंसर मत देखो, मुझे आप खुद बताओ गवर्नमेंट मुझसे टैक्स क्यों लेती है। भाई गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हमारी कंट्री इंडिया को डेवलप करने की, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने की, जैसे कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की, हेल्थ केयर सेक्टर में डालने की, डिफेंस के सेक्टर में पैसा खर्च करने की, एजुकेशन के सेक्टर में पैसा खर्च करने की, एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर, मतलब बहुत सारी स्कीम्स पॉलिसीज गवर्नमेंट इनिशिएट करती है। इसलिए गवर्नमेंट को बहुत सारे सेक्टर में पैसा डालना होता है, जिसके लिए वो पैसा आता कहाँ से है? हमारे लोगों के टैक्सेस से। तो ठीक है, गवर्नमेंट को दो चीजें हैं, गवर्नमेंट को कंट्री को डेवलप करने के लिए एक तो पैसा चाहिए, मनी चाहिए। पैसा गवर्नमेंट कहाँ से लगेगी? लोगों से लेगी, और लोगों से पैसा जिस फॉर्म में लेती है उसे कहती है वो टैक्स। भाई टैक्स मुझे देना है। टैक्स दो तरीके से होते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो है वो भी मुझे पढ़ना है, इनडायरेक्ट मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है। डायरेक्ट के अंदर आता है मेरा इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट के अंदर आता है मेरा जीएसटी एंड कस्टम लॉ, जो मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो मैम मेरे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये हुई कि टैक्स एक तरीके की पेमेंट है जो कि मुझे गवर्नमेंट को करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कंट्री को डेवलप करने की। बट बहुत सारे समझदार लोग ये कहेंगे कि ठीक है, दी गई है, पैसा देंगे, सब समझ में आ गया, पर गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ है? गवर्नमेंट को दो चीजें चाहिए। गवर्नमेंट कहती है भाई मैं लोगों से पैसा तभी कलेक्ट कर सकती हूँ जब मेरे पास पैसा, पैसे की होनी चाहिए और दूसरी पावर होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट को इस चीज की पावर कहाँ दी गई है? पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास। गवर्नमेंट से कहती है टैक्स दो। अब हमारे पूरे के पूरे इनकम टैक्स के अंदर एक बहुत ही स्मार्ट बच्चा आएगा, विच इज मिस्टर चतुर। चतुर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से बहुत सारे सवाल पूछेगा और हम देखेंगे कि गवर्नमेंट उसका जवाब कैसे देती है। तो देखो, चतुर ये कहते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट आप टैक्स तो मांग रहे हो, पर मुझे ये बताओ कि लिखा कहाँ पे है? टैक्स कलेक्ट करने की पावर आपको कहाँ दी गई है? चतुर बोल रहा है, कहता है भाई मेरा पैसा है, मेरी मर्जी में दूं या ना दूं, कंपल्शन कैसा लगा रहे हो? लिखा कहाँ पे है? पावर कहाँ पे है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है कि चतुर बेटा एंट्री नंबर 82 पढ़, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 पढ़। ये यूनियन लिस्ट कहाँ दी गई है? आर्टिकल 246 के 7 शेड्यूल के अंदर। तो भाई मैं वो कहती है कि जा बेटा कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अंदर जा, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अंदर आर्टिकल 246 पे जा। जैसे हमारे क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स होते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। तो कहते हैं आर्टिकल के अंदर जा, आर्टिकल के 7 शेड्यूल में देख एक लिस्ट होगी, लिस्ट का नाम होगा तेरी यूनियन लिस्ट। उस यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 पे जा और वहां जाके पढ़, कहेगा क्या लिखा है। कहते कि वो बताते यूनियन लिस्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक लॉज ऑन टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के हम लॉ बना सकते हैं लोगों की इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। समझ गए? तो हो गया हैरान, कहता हाँ भाई गवर्नमेंट को तो पावर दी गई है। गवर्नमेंट से मैंने पावर कही थी, पावर कहाँ है? तो उसने गवर्नमेंट ने बता दिया कि एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 में गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि गवर्नमेंट टैक्सेस बना सकती है, गवर्नमेंट लॉज बना सकती है टैक्सेस के ऊपर अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। चतुर का दिमाग फिर चला, वो कहते हैं अच्छा अच्छा, इसका मतलब एग्रीकल्चर इनकम पर तो टैक्स नहीं लगेगा ना, उसकी पावर तो नहीं है। बीच में एंट्री होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है? अभी हम जिंदा है। तो जिंदा है का मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई है। कहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि भाई एंट्री नंबर 46 स्टेट लिस्ट के अंदर 7 शेड्यूल के ही आर्टिकल 246 में मुझे पावर दी गई है कि मैं एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकता हूँ। तो भाई सारे इनकम पे टैक्स कौन लगाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर किसको मिली गई है? स्टेट गवर्नमेंट को मिली है। वो चाहे तो लगा सकती है, चाहे तो ना लगा सकती है, पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिली हुई है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट तो पैसा कलेक्ट करके ही देगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी क्या है?
पावर है और पावर का गवर्नमेंट अपना दिखा भी दे कि भाई यहाँ पे रेफरेंस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में लिखा है कि गवर्नमेंट को पावर दी जाती है। तो टैक्स आई होप क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा इनकम की। आप पढ़ के देखो, ये बहुत सारी चीजें हैं पर अभी आपको समझ में नहीं आएंगी। जैसे-जैसे हम अपने इनकम टैक्स के अंदर आगे प्रोसीड करेंगे, वैसे-वैसे मुझे समझ में आएगा कि इनकम क्या कहते हैं। इनकम अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँ, जो मिल रहा है इनकम टैक्स के हिसाब से सब इनकम है। चाहे वो लीगल है, चाहे वो इल्लीगल है, चाहे वो आपने अपने बिज़नेस प्रोफेशन से कमाया, चाहे वो आपने इल्लीगल काम करके गैम्बलिंग, बेटिंग, विनिंग करके लॉटरी वगैरह करके कमाया। कोई इल्लीगल है, लीगल है, सब कुछ इनकम है, सब पे टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल सी ये डेफिनेशन है इनकम की। समझ रहे हो? इनकम के अंदर आपके प्रॉफिट गेन आएँगे। अगर किसी कंपनी के शेयर्स आपने परचेज़ करेगा, आपको डिविडेंड मिल रहा है, वो भी आपकी इनकम है। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी के साथ-साथ कुछ और मिल रहा है, इनकम है। कोई अलाउंस मिल रहे हैं, परक्विजिट्स मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अभी आपको मतलब नहीं समझ में आएगा कि अलाउंस, परक्विजिट, बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये जब हम उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। पर बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, जो मिल रहा है सब इनकम है, ठीक है? कोई प्रॉफिट मिल रहा है आपको, कोई कैपिटल गेन हो रहा है, ये देखो लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, हॉर्स रेसेस से कोई भी विनिंग हो रही है, वो इनकम का पार्ट है। अगर आप छोड़ के जा रहे हो टर्मिनेशन पे, जब आपको कुछ पैसा मिल रहा है, पार्टनर जब छोड़ के जाता है तो एक लमसम अमाउंट मिलती है उसको, वो आपकी इनकम है। कुछ बोनस मिल रहा है, इनकम है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम मिल रहा है, इनकम है। कोई सब्सिडी, ग्रांट, रिम्बर्समेंट कुछ भी मिल रहा है, इन शॉर्ट सब कुछ आपकी इनकम का पार्ट है। समझ रहे हो? इसको चाहो तो एक रीडिंग लगा लेना, बट अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे-जैसे बेटा हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे अपनी डॉट्स को, चैप्टर्स पढ़ेंगे, हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एक चीज़ मुझे आपको ज़रूर बता के चलनी है, इनकम टैक्स के अंदर आपका एक-एक चीज़ करेक्ट होती है। आप आज की क्लास देख लेना। आज की क्लास जब मैं एंड करूँगी, आपको एक रिवीजन कराऊँगी आज की क्लास का। आप देखोगे कि मैम जो आपने स्टार्ट में टैक्स से, जो आप टैक्स से यहाँ पे चालू हुए थे और जो मेरा लास्ट टॉपिक था, सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, सब चीज़ें एक-दूसरे से निकल कर आ रही है। ठीक है? अब देखो, टैक्स समझ लिया, इनकम समझ ली, अब बात करेंगे लॉ की। लॉ क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो मुझे पढ़नी है, कानून, प्रावधान क्या है? अब हमारे इनकम टैक्स के अंदर क्या मुझे सिर्फ लॉ पढ़ना है? नहीं, मुझे लॉ तो पढ़ना ही है, साथ-साथ में इनकम टैक्स के रूल्स भी पढ़ने हैं। लॉ के अंदर कोई प्रोविज़न है जिसके ऊपर मुझे डिटेल अंडरस्टैंडिंग देनी है, तो मैं रूल्स देती हूँ। उसके बाद कुछ मेरे सर्कुलर्स भी होते हैं, नोटिफ़िकेशंस भी होती है। जो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी रिलीज कर रही होती है, गवर्नमेंट रिलीज कर रही होती है ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले कि लॉ का प्रोविजन कहना क्या चाहता है। वो सब चीजें पढ़ के चलेंगे हम, ठीक है? चलो, इनकम टैक्स में करना क्या होता है ये तो समझ ले। हमें इनकम समझ आ गई, टैक्स समझ आ गया, इनकम टैक्स समझ आ गया। अब इसमें करना क्या है? 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम है आपको अपनी टोटल इनकम को कैलकुलेट करना है। टोटल इनकम निकालने के बाद आपको उस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है जो कि वो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। सबसे पहले तो इनकम टैक्स के हिसाब से उसकी इनकम कैलकुलेट करनी है। आपकी इनकम जो आप कैलकुलेट कर रहे हो और जो इनकम टैक्स की इनकम निकल कर आएगी वो दोनों डिफरेंट होती है, दोनों के मेथड्स अलग-अलग होते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपकी बुक्स के अंदर आप अपना डेप्रिसिएशन अपनी मर्ज़ी से चार्ज करते हो, जो कि आप सोचते हो कि एसेट की लाइफ इतनी होगी। इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, आपका ब्लॉक का कांसेप्ट होता है। आपका डेप्रिसिएशन रेट जो होता है इनकम टैक्स वाले बताते हैं। ऑफ कोर्स आपके P&L पे इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप तो अपना खर्चा मानते हो, इनकम टैक्स वाले खर्चा मानने को राज़ी नहीं होते। तो इसलिए आपकी टोटल इनकम जो होगी वो इनकम टैक्स के हिसाब से निकाली जाएगी और उस टोटल इनकम पे क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है पर्सन की, वो हमें कैलकुलेट करनी होती है। ये काम होता है इनकम टैक्स के अंदर। डन। अब फिर मिस्टर चतुर आते हैं, कहते हैं कि अच्छा आप ये कह रहे हो कि टैक्स लायबिलिटी पर्सन की निकालनी है। पर्सन का मतलब इंडिविजुअल हो गया ना। मेरी एक कंपनी है, मैं एक कंपनी रन करता हूँ, तो कंपनी को तो टैक्स नहीं देना। भाई देखो, उन्होंने बात ये कही कि टैक्स लायबिलिटी एक पर्सन की कैलकुलेट करनी है आपको इनकम टैक्स के अंदर। तो पर्सन का मतलब तो एक लेमैन पर्सन यही समझेगा ना, इंडिविजुअल। तो चतुर फिर आया, कहता है इंडिविजुअल ना, कंपनी तो नहीं आएगी ना, मेरी तो कंपनी है, कंपनी को तो टैक्स नहीं देना ना। फिर गवर्नमेंट एंट्री करते हो, गवर्नमेंट क्या कहती है, रुक जा भाई, इनकम टैक्स के अंदर जो पर्सन की डेफिनेशन है, जरा वो पर्सन की डेफिनेशन तो सुन के जा। अब हम समझेंगे पर्सन की डेफिनेशन में आता क्या है। पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर, जिसके अंदर 7 लोग आते हैं। पर्सन की डेफिनेशन में टोटल 7 लोग आते हैं। कौन-कौन से 7 लोग? सबसे पहले इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब आपका नेचुरल पर्सन, कोई भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, माइनर हो, अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, लुनैटिक हो, कुछ भी हो, पर्सन में हर कोई पर्सन आ जाएगा जो इंडिविजुअल है। उसके बाद सेकंड कौन आता है? एचयूएफ।
एचयूएफ के अंदर कौन से लोग आते हैं? जैन भी एचयूएफ में आएंगे, सिख भी एचयूएफ में आएंगे, पर एचयूएफ के अंदर मुस्लिम लोग और पारसी लोग इंक्लूड नहीं होंगे। एचयूएफ के ना दो स्कूल चलते हैं पूरे इंडिया के अंदर, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, दो चलते हैं, एक तो आपका दया भागा और दूसरा मिताक्षरा। दया भागा जो था वो एप्लीकेबल होता है वेस्ट बंगाल एंड असम के अंदर, और मिताक्षरा स्कूल जो होता है आपका एचयूएफ के अंदर वो एप्लीकेबल होता है रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम, क्योंकि वो यहाँ पे आ गए। तो दया भागा वेस्ट बंगाल असम में है, मिताक्षरा आपका पूरे इंडिया में एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, एक होता है को पार्टनर्स। को पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही बच्चे को बर्थ हुआ, उसको फादर की प्रॉपर्टी में राइट मिल जाएगा। ये दया भागा में नहीं था। कहते थे नो राइट ऑफ चाइल्ड इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर टिल द फादर इज अलाइव। जब तक फादर जिंदा है चाइल्ड को उनकी प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं मिलेगा। पर मिताक्षरा में क्या कहते थे कि बाय बर्थ ही चाइल्ड को फादर की प्रॉपर्टी के अंदर उसका राइट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम को पार्सनरी राइट कहते हैं। अब तीन चीजें हैं, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ एंड वाइफ, ये को पार्टनर्स नहीं होते हैं। इसका मतलब इनका प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी राइट नहीं होता है। इनका प्रॉपर्टी के अंदर मतलब आपका जमाई, आपकी बहू और आपकी वाइफ का प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता है, को पार्टनर होते हैं, बाय बर्थ इनका कोई भी राइट नहीं आता आपकी प्रॉपर्टी के अंदर। डन। ये होता है मेरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। एचयूएफ हो गया, इंडिविजुअल होगा। तीसरा कंपनी। भाई मिस्टर चतुर, कंपनी कह रहा था ना, कंपनी भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर है, और कंपनी में भी दोनों कंपनी कवर है, इंडियन कंपनी भी और फॉरेन कंपनी भी। इंडियन कंपनी ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के अंदर, जो इंडिया में बनी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर मिला है अंडर कंपनीज एक्ट। अब वो कंपनीज एक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे 2013 का हो, चाहे उससे पुराना कोई कंपनीज एक्ट हो, कोई भी कंपनीज एक्ट हो सकता है। फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड है। इसका मतलब कंपनी जो बाहर बनी है, वो कंपनी में अगर इंडिया में आकर कुछ पैसा कमाती है, उसको इंडिया के अंदर टैक्स पे करना है। समझ रहे हो? पर्सन हो गई ना वो, अगर फॉरेन कंपनी पर्सन है, इसका मतलब उसकी भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने मतलब उसको भी टैक्स मुझे पे करवाना पड़ेगा। डन। चौथा, पार्टनरशिप फर्म। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बनी है 1932, या फिर कोई एलएलपी बनी है 2008 के अंदर, वो भी कवर है। पांचवा, एओपी बीओआई। एओपी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बीओआई क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर कोई भी लोग मेंबर बन सकते हैं, एनी पर्सन कैन बिकम अ मेंबर। देखो क्या होता है, कुछ लोग जिनका सेम इंटरेस्ट है, सेम कंसर्न है, जिनकी चीजें सेम है, कॉमन इंटरेस्ट के अंदर लोग साथ में आते हैं, साथ में काम करते हैं और फिर अपना प्रॉफिट अर्निंग करते हैं, अपनी इनकम कमाते हैं। तो कुछ लोगों की जब एसोसिएशन बन जाती है तो वो एओपी बन जाता है। और अगर उस एसोसिएशन के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल ही है, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही है, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बन जाते हैं। इसके अंदर सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर्स ही मेंबर बन सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी मेंबर बन सकता है एओपी में। बीओआई में सिर्फ इंडिविजुअली बन सकते हैं। ठीक है। अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई ग्राम पंचायत है, म्युनिसिपैलिटी है, भाई उनको भी नहीं छोड़ा, उनको एक पर्सन की डेफिनेशन में डाल दिया और कहते हैं आप अगर कुछ इनकम कमा रहे हो आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। और सातवां, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसका मतलब बार काउंसिल, आपकी यूनिवर्सिटी, या फिर डाइटीज मतलब गॉड, किसी को नहीं छोड़ा। पर्सन की डेफिनेशन ऐसी बनाई कि पर्सन के अंदर हर पर्सन को कवर कर लिया। अब चतुन कहता है गवर्नमेंट आपने तो किसी को नहीं छोड़ा। गवर्नमेंट कहती है हाँ बेटा, इसलिए कह रहा था मैंने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ा। अब इन शॉर्ट अगर किसी को पर्सन याद करना है तो ये समझना कि हर किसी को टैक्स देना है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बनाए, ऐसे प्रोविजन बनाए, ऐसी डेफिनेशन बनाई जिसके अंदर उसने हर किसी को बता दिया कि हर किसी को टैक्स देना है। क्लियर है? तो अभी तक हमने समझा कि टैक्स क्या होता है, इनकम क्या होती है, इनकम टैक्स के अंदर हम करते क्या है, काम क्या है, और उसके बाद वो पर्सन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। आगे चलते हैं। अब कहते हैं इनकम टैक्स में जो पर्सन टैक्स पे करता है उसे क्या कहते हैं? भाई पर्सन तो समझ में आ गया कि इनकम टैक्स अंदर पर्सन को टैक्स पे करना है, पर कुछ अच्छा सा नाम बताओ ना। कुछ पर्सन पर्सन बोल के समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नाम बताओ। तो इनकम टैक्स के अंदर जो पर्सन पे कर रहा होता है टैक्स, उसे कहते हैं एसएससी। उसे क्या कहते हैं हम? एसएससी। ए डबल एस ई डबल एस डबल ई, एसएससी। एसएससी कौन है? एसएससी वो पर्सन है जिसको टैक्स पे करना है या कोई और पैसे पे करने अंडर द इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के प्रोविजन के हिसाब से जिस पर्सन को टैक्स पे करना है, कुछ और पैसे पे करने, कुछ और पैसे का मतलब टैक्स नहीं है, कुछ और चीजें है अपने माइनर की, आगे बताती हूँ, इसके अंदर कवर होंगी, तो वो एसएससी कहलाता है। ठीक है। नॉर्मल एसएससी। नॉर्मल एसएससी जो पर्सन लायबल है टैक्स पे करने के लिए, जो उसने इनकम कमाई थी उसके ऊपर नॉर्मल एसएससी। आपने इनकम जनरेट करी, आप टैक्स पे करोगे, आप नॉर्मल एसएससी हो। सेकंड आता है डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गवर्नमेंट ने कि भाई तू टैक्स पे करेगा।
कौन होगा वो पर्सन? अगर एक डिजीज पर्सन है, एक पर्सन है जो गया, उसका लीगल हेयर या फिर उसका एल्डेस्ट सन, उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। एक पर्सन था, मिलिट्री ऑफिसर था, उसकी पेंशन इनकम आया करती थी, वो और भी खूब सारे काम करता था, एकदम से उसकी डेथ हो गई, वो चला गया। तो उसकी इनकम को भी नहीं छोड़ने वाले, उसकी इनकम पे भी टैक्स पे करवाएंगे, और उसकी इनकम पे जो टैक्स पे करेगा वो उसका एल्डर सन करेगा या फिर उसका लीगल हायर करेगा। और उस लीगल हायर एल्डर सन को हम डीम्ड एसएससी मान लेंगे कि भाई तेरी जिम्मेवारी डाल रहे हैं हम कि तू उस पर्सन का टैक्स पे कराएगा, गवर्नमेंट किसी को नहीं छोड़ती। कोई पर्सन इडियट है, लुनैटिक है, माइनर है, माइनर की इनकम को भी नहीं छोड़ा। अगर माइनर जाता है केबीसी के अंदर 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए जीत के आता है, समझ रहे हो? तो कहते हैं कि उसके जो गार्जियन है, जो उसके फादर है, मदर है, जो उसकी टेक केयर कर रहे हैं, समझ रहे हो? उसको उसकी इनकम के ऊपर टैक्स पे कराना है, वो उसका डीम एसएससी हो जाएगा। एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया में पैसे कमा रहा है, पर इनकम टैक्स के हिसाब से उसको भी टैक्स पे करना, और उसका एजेंट जो होगा, वो डीम एसएससी होगा, वो पैसे जमा करा के जाएगा। समझ रहे हो? तीसरी, एसएससी इन डिफॉल्ट। 2 लोग हो गए, नॉर्मल एसएससी, डीम एसएससी। तीसरा निकल कर आता है बेटा एसएससी इन डिफॉल्ट। इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, जिसने टैक्स पे नहीं किया, जिसने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी, उसने बंदे ने अगर अपना कोई भी काम ढंग से नहीं करा, तो जो पेनल प्रोविजंस लगते हैं, पेनल्टी लगती है, उसके लिए देखो ना, यहाँ पे क्या है, एक पर्सन जिसको टैक्स पे करना है या फिर एनी अदर सम के अंदर क्या आ गया? आपका इंटरेस्ट, आपकी पेनल्टीज। अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट पेनल्टी भी पे करनी है क्योंकि उसने कोई भी चीज का प्रोविजन का उल्लंघन किया था, उसको फॉलो नहीं किया था, तो वो भी एसएससी माना जाता है, और वो कौन सा है? एसएससी इन डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर का पता है क्या होता है? एम्प्लॉयर को एक काम दिया जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज है ना, उन एम्प्लॉयज की जो भी वो सैलरी दे रहा है, सैलरी के ऊपर वो टीडीएस काट के देगा। सैलरी के ऊपर टीडीएस, अब बेटा आप टीडीएस की समझोगे, टीडीएस से समझो कि पूरी सैलरी नहीं देगा, सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा गवर्नमेंट को जमा कराएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, की एम्प्लॉय के बिहाफ पे मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। अब एम्प्लॉयर ने काट तो लिया, एम्प्लॉयर ने सैलरी जो थी वो कम दी एम्प्लॉय को, उसका टीडीएस पहले ही काट लिया, पर गवर्नमेंट को जमा ही नहीं कराया, तो एम्प्लॉयर क्या बन जाएगा? एसएससी इन डिफॉल्ट। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन मे नॉट हैव एन एसेसिबल इनकम बट स्टिल बी एन एसएससी। एक पर्सन की इनकम नहीं होगी एसेसिबल इनकम जिसपे उसको टैक्स पे करना है, पर स्टिल वो एसएससी कहलाया जाएगा क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि उसने डिफॉल्ट किया है। तो समझ में आ गया एसएससी की डेफिनेशन क्या कहती है? तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि पर्सन तो बहुत लोग हैं, पर जरूरी नहीं है ना कि हर पर्सन को टैक्स पे कराना है। अगर वो बेसिक जो मेरी स्लैब है, जो गवर्नमेंट ने कहा कि इतने तक इनकम होगी तो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, अगर इतनी इनकम होगी तो हम कोई भी आपसे टैक्स रेज नहीं करेंगे। तो पर्सन की डेफिनेशन में तो सब आ गए, पर एसएससी कौन बना? अल्टीमेटली टैक्स किनको पे करना है? वो कम लोग होंगे। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ आपको कि एवरी एसएससी इज पर्सन? हर एसएससी पर्सन तो होगा, क्योंकि पर्सन में तो हर कोई बंदा आ गया, पर हर पर्सन एसएससी नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको गवर्नमेंट को टैक्स पे कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो किसी ना किसी एग्जाम्पशन में फॉल करके, या फिर उनकी जो सैलरी है या फिर जो उनकी इनकम है, वो उस क्राइटेरिया से ऊपर नहीं होगी जिसपे उसको टैक्स पे कराना होगा। समझ रहे हो? तो पर्सन तो हर कोई है, पर एसएससी जो एक्चुअल में जिसको गवर्नमेंट को टैक्स पे कराना है, वो लोग कम होंगे। तो क्या इस लाइन से आप सेटिस्फाई कर रहे हो? मुझे बताओ, फटाफट से बताओ, क्या इस लाइन से आप सेटिस्फाइड हो? हाँ जी मैम, सैटिस्फाइड हो गए, सब चीजें समझ में आ तो रही है, ठीक है ठीक है। अब बात कर लेते हैं ईयर की। बेटा आपको पता है 2 ईयर होते हैं, एक होता है आपका कैलेंडर ईयर और एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर कौन बच्चा बताएगा? कैलेंडर ईयर कौन सा? अरे मैम सबको पता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का जो ईयर होता है वो मेरा कैलेंडर ईयर होता है। पर फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं हम, याद आ रहा है? अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, और वो कब से स्टार्ट होता है मैम? वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो ईयर होता है वो मेरा फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है। अब इनकम टैक्स के अंदर थोड़ी-सी गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है? इनकम टैक्स फाइनेंशियल में भी 2 ईयर लेके चलता है। एक तो ईयर ऑफ इनकम और दूसरा ईयर ऑफ टैक्स। 2 ईयर लेके चलता है, एक ईयर ऑफ इनकम, ईयर ऑफ टैक्स। ईयर ऑफ इनकम का मतलब क्या है? जिस साल की इनकम पे आपको टैक्स देना है। ईयर ऑफ इनकम का मतलब क्या है? जिस साल की इनकम पे टैक्स देना है, उसको मैं आज की बात कहूँगी प्रीवियस ईयर। पर जिस साल में मैं टैक्स दे रही हूँ, उसको मैं कहूँगी असेसमेंट ईयर। एक चीज समझो, आपने कोई भी इनकम कमाई, उस इनकम के ऊपर आप क्या आज ही टैक्स दे दोगे? नहीं, जब वो साल खत्म हो जाएगा
जब वो साल मान लो आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में एक इनकम कमाई, क्या उस इनकम पे जिस दिन आपने कमाई मान लो 1 सितंबर को कमाई, क्या 1 सितंबर को ही टैक्स दे दोगे? नहीं, वो साल खत्म होने के बाद जब ये आपका पीरियड फिनिश हो जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट आपको 2 टाइमलाइन्स देती है। एक तो आपकी 31 जुलाई की और दूसरा आपकी 31 अक्टूबर की। 31 अक्टूबर किसके लिए? अगर कंपनी है, जुलाई किसके लिए? अगर हमारे इंडिविजुअल्स तो इस पीरियड के अंदर आपको ये कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। तो जो ईयर जिसके अंदर आपने इनकम कमाई वो हो गया आपका प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर के अंदर आप पे कर रहे हो वो हो गया आपका असेसमेंट ईयर। क्या ये चीज क्लियर हो गई कि प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर है और असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर है? जिस साल की इनकम पे टैक्स पे करना है प्रीवियस ईयर, जिस साल पे करना है असेसमेंट ईयर। पर देखो हमें टैक्स पे करना ही क्यों है? इनकम टैक्स लॉ के अंदर आपका सेक्शन नंबर 4 दे रखा है जो कि एक चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स क्या कहता है कि इनकम टैक्स चार्ज होगा हर असेसमेंट ईयर के अंदर, और चार्ज किस पर होगा? उस टोटल इनकम पे जो हमने कमाई थी एक पर्सन ने प्रीवियस ईयर के अंदर। पीवाई को डिनोट करेंगे प्रीवियस ईयर से, एवाई को डिनोट करेंगे हम असेसमेंट ईयर से। तो सेक्शन 4 क्या कहता है कि इनकम टैक्स जो होगा वो हर असेसमेंट ईयर के अंदर चार्ज होगा उस इनकम पे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर एक पर्सन ने कमाई थी अपनी टोटल इनकम। डन। आगे चलो, ईयर देखो, ईयर में 2 बताए मैंने आपको, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर कौन से सेक्शन में दे रखा है? सेक्शन 3। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर। सबसे पहले समझते हैं प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या कहती है। कहते हैं ईयर इन विच एसएससी अर्न्स द इनकम, जिस साल उसने इनकम कमाई वो उसका प्रीवियस ईयर। यही मैं आपको बताते हुए आ रही हूँ, जो कि आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हर साल। ठीक है, हर साल 1 अप्रैल से आपका क्या होता है? प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है। पर भाई मैम वो भी तो केस होते हैं जिस केस के अंदर लोग जो होते हैं मिड टर्म में या साल के मान लो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आप पीरियड बता रहे हो कि मेरा प्रीवियस ईयर है, पर इस साल के मान लो बीच में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी मैंने बीच में खोली, तब क्या हुआ बेटा? जिस दिन आपने कंपनी ओपन करी उसके 31 मार्च तक जो पीरियड होगा वो आपका प्रीवियस ईयर बन जाएगा। तो यही लिख रखा है, अगर आपको कोई भी नया बिजनेस है, कोई नया प्रोफेशन है, तो प्रीवियस ईयर आपका उस डेट से स्टार्ट होगा जिस दिन आपने नया बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया था, टिल 31 मार्च। अपने फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च तक वो चलेगा। हमारे एग्जामिनेशन के लिए, हमारे इनकम टैक्स पेपर के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा चलेगा? हमेशा याद रखना, प्रीवियस ईयर 24 25। प्रीवियस ईयर 24 25 की इनकम के ऊपर हम टैक्स कब पे करेंगे? असेसमेंट ईयर 25 26 के अंदर। असेसमेंट ईयर 25 26 में अंदर हम टैक्स पे करेंगे किस इनकम का? जो हमने कमाई थी 24 25 के अंदर। तो असेसमेंट ईयर समझ लो, ये 12 महीने का पीरियड होता है। जो इनकम मैंने प्रीवियस ईयर में कमाई थी उस पे मैं असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करूंगी। असेसी जो होगा टैक्स पे करेगा और साथ साथ अपनी रिटर्न को फाइल करेगा असेसमेंट ईयर के अंदर। मैंने यही चीज बताई थी, असेसी टैक्स भी पे करेगा और आईटीआर भी अपनी फाइल करेगा। टोटल 4 तरीके की आईटीआर होती है हमारी। और आपको पता है, मैंने आपको ये भी चीज बता दी है कि कब कब उसको करना है। 31 जुलाई को, 31 जुलाई को, और आपका 31 अक्टूबर को। जुलाई में इंडिविजुअल, अक्टूबर में हमारी सारी कंपनीज वगैरह आ जाएंगी। डन 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 डन। क्लियर है? प्रीवियस ईयर मैम 24 25, असेसमेंट ईयर 25 26। प्रीवियस ईयर 24 25, असेसमेंट ईयर 25 26। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एग्जांपल है, चतुर था। चतुर ने क्या किया? चतुर ने अपना बिजनेस जो था ना, वो 1 नवंबर को स्टार्ट किया। उसने अपना बिजनेस था, डाइटिशियन बनना चाह रहा था वो। 1 नवंबर को उसने अपना प्रोफेशन जो था वो सेटअप किया, 1 नवंबर 2024 के अंदर। तो जरा मुझे बताना कि उसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? मैम उसका प्रीवियस ईयर होगा 1 नवंबर 2024 से लेकर 31, बताओ जरा, 31 मार्च 2025। यही होगा। मैम उसमें वो टैक्स कब पे करेगा? मैम चतुर है, इंडिविजुअल है, तो वो जुलाई 31 जुलाई 2025 के अंदर वो टैक्स पे करेगा। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा एक और कमाल की बात बताती हूँ। इस बार इनकम टैक्स की जो फाइलिंग डेट थी, रिटर्न फाइल की डेट थी, वो 31 जुलाई से शिफ्ट हो गई है कहाँ पे? 15 सितंबर पे। पर वो इसी बार हुई है। आपको अपनी यही डेट याद रखनी है बेटा। वो इस बार नोटिफिकेशन निकाल के, गवर्नमेंट की अभी यूटिलिटी चल नहीं रही थी, इनकम टैक्स का पोर्टल चल नहीं रहा था, इसलिए उसने 15 सितंबर करी है। तो मैंने आपको आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए बता दी, बट आपको डेट हमेशा यही याद रखनी है। डन। अब एक्सेप्शन नंबर 1,
इनकम टैक्स भरा ही एक्सेप्शन के ऊपर है। इतनी सारी एक्सेप्शन है। एक बात बोलेंगे, प्रोविजन बोलेंगे, एक्सेप्शन ले आएँगे। अब क्या एक्सेप्शन आ गई? भाई एक्सेप्शन ये है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स जो है, वैसे तो असेसमेंट ईयर में देना होता है, पर 5 ऐसे केसेस हैं जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स हमें प्रीवियस ईयर के अंदर ही देना है। है मैम? हाँ जी। प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना है। तो हम वो पढ़ेंगे केसेस वेयर इनकम असेस्ड टू टैक्स इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। ऐसे कौन से 5 केसेस हैं? सबसे पहले सेक्शन नंबर 172 कहते हैं अगर किसी नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, भाई शिप का बिजनेस है, शिप एक बार गई, चाहे वो लोगों को लेके जा रही है, समझ रहे हो? वो पोर्ट को छोड़ के जा रही है, इंडिया के किसी पोर्ट को छोड़ के जा रही है, चाहे वो पैसेंजर को लेके जा रही है, चाहे वो लाइफ स्टॉक को लेके जा रही है, चाहे वो गुड्स को लेके जा रही है, किसी भी सामान को लेके जा रही है, इंडिया के पोर्ट को छोड़ के जा रही है और अगर वो नॉन रेजिडेंट है, तो भाई जैसे ही शिप निकलेगी हमें उससे पहले ही टैक्स चाहिए अपना। तो टैक्स हैज़ बीन पेड। शिप अलाउ करेगी, हम शिप को अलाउ करेंगे पोर्ट को छोड़ने के लिए तभी जब उसके ऊपर जितने भी टैक्सेस वगैरह बनने थे वो पे करके जाएगा तब। भाई शिप गई, अब कहाँ जाएगी, कब आएगी, आएगी नहीं आएगी, गवर्नमेंट क्या बैठी रहेगी कि अगले साल आएगी, अगले साल टैक्स देंगे, अगले साल शिप आई नहीं तो क्या करोगे? समझो ना, शिपिंग बिज़नेस था, अगले साल शिप आई ही नहीं, किससे माँगोगे? वो पर्सन चला गया, नॉन रेज़िडेंट था, निकाल लो, क्या रिकॉर्ड निकालोगे? तो वो कहते हैं कि अगर आपका शिपिंग बिज़नेस है नॉन रेज़िडेंट का और आप जा रहे हो हमारा इंडिया का पोर्ट छोड़ के, तो निकलने की एंट्री तभी मिलेगी जब टैक्स पे करके जाओगे। समझ में आया? भाई बेसिक है, आप ये देखोगे इनकम टैक्स ना जेन्युइनली एक पर्सन, आप खुद सोचोगे ना एक रेशनल माइंड से कि हाँ यार ऐसा होना तो चाहिए, वही चीज़ आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आएगी। सेक्शन नंबर 174, एक पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है, कोई इंटेंशन नहीं है कि वापस भी आएगा, भाई पैसा दे के जा। एओ का मतलब क्या होता है मेरा? असेसिंग ऑफिसर। एओ का मतलब क्या होता है बेटा मेरा? असेसिंग ऑफिसर। कह रहा है इंडिया छोड़ के जा रहा है, बाद में जाइए, पहले टैक्स पे करके जा। समझ रहे हो? जब तक जब तक कि वो डिपार्चर करेगा, तब तक की इनकम जो उसने इंडिया में कमाई, उस पे वो टैक्स देके जाएगा करंट ईयर के अंदर ही। यहाँ पे करंट ईयर का मतलब है कि प्रीवियस ईयर जिसके अंदर उसने इनकम कमाई थी, उसी पे टैक्स देके जाएगा। अगर उसकी इंटेंशन है कि इंडिया वापस कभी नहीं आने वाला, एओ को पता लग गया, तो पैसे भाई देके जाने हैं। सेक्शन नंबर 74 ए, अगर कोई एओपी है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या फिर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ठीक है? वो किसी पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए बने, उनका इवेंट खत्म हो गया, वो डिसॉल्व हो गए, तो भाई अगर डिसॉल्व हो रहे तो अगले साल का वेट नहीं करने वाले हम, सेम ईयर के अंदर ही अपना पैसा दे के जाओ। ही कैन मेक द असेसमेंट ऑफ इनकम अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एज़ द इनकम ऑफ करंट ईयर। अपना जिस दिन आप डिसॉल्व हो रहे हो उस दिन तब तक की आपकी जो भी इनकम थी उस पर टैक्स देके जाना है। सेक्शन नंबर 175, एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए। भाई एओ कहता है अगर मैंने पा लिया कि आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, पेमेंट को अवॉइड करने के लिए, टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड करने के लिए, जिस साल आपने वो काम किया उसी साल मुझे उसका पैसा दो, अपनी टैक्सेस पे करवाओ। सेक्शन नंबर 176, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर कोई भी मेरा बिजनेस या प्रोफेशन में डिसकंटिन्यू कर रही हूँ, तो जितने टाइम तक की वो इनकम होगी डिसकंटिन्यूस को लेकर, जब तक की वो इनकम है, एओ के डिस्क्रिप्शन के ऊपर मुझे उस पे करंट ईयर के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे ये 5 केसेस हैं जिसके अंदर इनकम जो होगी जिस साल में कमाई गई उसी साल के अंदर मुझे टैक्स पे करना है। अब मैम आपने नीचे भी कुछ लिख रखा है वो भी बताओ। कह रहे हैं सेक्शन नंबर 74 ये वाला, सेक्शन 174 ए ये वाला, 175 176 ये दोनों। ये कह रहे हैं इन 4 सेक्शन के अंदर इनकम तभी आपके करंट ईयर के अंदर टैक्स होगी अगर एओ की डिस्क्रिप्शन है तो। एओ कहता है तो। इस केस के अंदर तो आप जा ही नहीं सकते, चाहे एओ कहे, चाहे एओ नहीं कहे, आप पोर्ट को छोड़ के जा ही नहीं सकते जब तक आपके सारे टैक्सेस क्लियर नहीं है तो। इन चारों केसेस के अंदर असेसिंग ऑफिसर कहेगा तो आपको टैक्स पे करने हैं, ये एओ की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। क्लियर हो गया? आगे चलो। अब देखो, आपको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन के अंदर करना क्या है? आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है एसएससी का नाम क्या था? प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। कंप्यूट करें हम उसकी टोटल इनकम को। तो इनकम आपकी पाँचों हेड की आप कंप्यूट करके दिखाओगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। ये पाँचों लिख लिया, आपकी बन जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इस ग्रॉस टोटल इनकम में ना आपको कुछ डिडक्शंस मिलती है। डिडक्शन कहाँ मिलती है? अंडर चैप्टर, ये यूसी क्या है? अंडर चैप्टर 6A। इनकम टैक्स लॉ के अंदर एक चैप्टर दे रखा है 6A के नाम से, उसके अंदर काफी सारी डिडक्शन दे रखी है। वो सारी डिडक्शन आपको मिलती है कहाँ से? ग्रॉस टोटल इनकम से। वो डिडक्शन माइनस करने के बाद, लेस करने के बाद आपकी निकल कर आती है नेट टैक्सेबल इनकम या फिर नेट इनकम। अब सुनो डिडक्शन क्या होती है? भाई गवर्नमेंट चाहती है कि आप कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया के अंदर ना पैसा लगाओ अपना। वो पैसा अगर आप लगाओगे तो जितना पैसा आप लगा रहे हो उसके अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट एक सीलिंग सेट कर देती है, एक मैक्सिमम सीलिंग लिमिट सेट कर देती है कि उतना पैसा हम आपकी इनकम में से कम कर देंगे। गवर्नमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल एलआईसी, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपना इंश्योरेंस करवाएं लाइफ का,
गवर्नमेंट चाहती है कि भाई लोग थोड़े प्रोटेक्टेड फील करें, इंश्योरेंस वगैरह अपना करवा के रखें। तो गवर्नमेंट कहती है अगर एलआईसी के अंदर आपने कोई भी अपना इंश्योरेंस करवा दिया, तो हम आपकी इनकम में मैक्सिमम पूरे साल में 1.5 लाख रुपए तक की इनकम को कम कर देंगे अंडर सेक्शन, जो भी उसके सेक्शन प्रिस्क्राइब है, एटीसी सेक्शन था प्रिस्क्राइब जो कर रखा है गवर्नमेंट ने। तो कहते हैं सिंपल था ये वाला समझो डिडक्शन का, कि गवर्नमेंट लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर पैसा लगाए, और अगर वो उन सेक्टर में पैसा लगाते हैं तो गवर्नमेंट उनकी इनकम को कम करते हुए उन्हें डिडक्शन देती है। तो जीटीआई में से डिडक्शन माइनस होते तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम निकल कर आती है। अब एक डिफरेंस समझ लो, जीटीआई और नेट टैक्सेबल इनकम में फर्क क्या होता है। ग्रॉस टोटल इनकम होती है आपकी एग्रीगेट ऑफ इनकम कंप्यूटेड अंडर द 5 हेड, पांचों हेड, सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन, चार पांचों सोर्सेस से निकल के जो मेरी इनकम आती है उसका एग्रीगेट जीटीआई है, जिसके अंदर मैं काफी सारे प्रोविजंस अप्लाई करती हूँ। कौन कौन से, सेट ऑफ के, कैरी फॉरवर्ड के, क्लबिंग के, ये सारे प्रोविजंस अप्लाई करने के बाद जो मेरी टोटल इनकम निकल कर आती है वो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है। अब मेरी नेट टोटल इनकम कौन सी होगी, कह रहे टोटल इनकम जिसके ऊपर एसएससी जो है काफी सारे डिडक्शन को क्लेम करता है। जीटीआई में से सारी परमिसिबल डिडक्शन को जब वो क्लेम करता है, डिडक्शन कहाँ दे रखी है, एटीसी से एटीयू के अंदर, ठीक है, अंडर सेक्शन एटीसी टू एटीयू डिडक्शन जो दे रखी है उसको लेस करने के बाद जो उसकी इनकम निकल कर आती है वो मेरी टोटल इनकम है, जिसको मैं नेट टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम कहती हूँ। डन, जीटीआई एनटीए समझ में आ गया। अब बेटा आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने अपने बेसिक सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। मैं फटाफट से 2 मिनट लगा के आपको पूरी क्लास रिवाइज करा देती हूँ कि देखो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हम आए टैक्स के ऊपर। टैक्स गवर्नमेंट को कलेक्ट करना मैंडेटरी होता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट अपने को कंट्री को डेवलप करना है, कंट्री को, कंपनी के डिफेंस, एग्रीकल्चर, बहुत सारे सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट को पैसा लगाना है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है। अब टैक्स कलेक्ट करती है लोगों से इन द फॉर्म डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। हमें पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स। लोगों को गवर्नमेंट कहती है कि पावर कहाँ से मिली, गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिली, गवर्नमेंट को पावर मिली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, चतुर्थ कहता है कि लिखा कहाँ पे है? ये लिखा हुआ है एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246। कहते हैं गवर्नमेंट को पावर है कि वो लॉ बना सकती है ऑन टैक्सेस अदर देन ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर पावर किसको मिली हुई है? स्टेट गवर्नमेंट को। कहाँ पे? एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट के अंदर। इनकम क्या है? हर चीज जो आप कमा रहे हो वो आपकी इनकम है, चाहे वो आपकी लीगल सोर्स है चाहे वो आपकी इलीगल सोर्स है, सब चीजें आपकी इनकम है। ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रखी है आपको आगे 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 कनेक्ट होती चली जाएंगी। उसके बाद इनकम टैक्स में करना क्या है? टोटल इनकम को कैलकुलेट करना है, टैक्स लायबिलिटी एक पर्सन की निकाल के देनी है। अब पर्सन की डेफिनेशन में कौन आता है? पर्सन की डेफिनेशन में 7 लोग आते हैं। 7 लोग कौन कौन से? एक इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ। एचयूएफ के 2 स्कूल से मेरे दया भागा और मिताक्षरा, दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको राइट मिल जाता है बाय बर्थ, और यहाँ पे आपको फादर की प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा तब जब वो फादर की डेथ हो जाएगी। डन। इसके बाद तीसरा कंपनी, कंपनी में इंडियन फॉरेन दोनों कंपनी आएगी। चौथा पार्टनरशिप फर्म, जिसमें पार्टनरशिप फर्म आएगी और आपकी एलएलपी आएगी। एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सातों के सातों लोग कंपनी की डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। डन। फिर जो पर्सन टैक्स पे करता है वो कौन है? वो एसएससी है। एसएससी कौन? जो टैक्स पे कर रहा है, या एनी अदर सम। एनी अदर सम में क्या आ गई? मेरी पेनल्टीज, मेरा इंटरेस्ट। नॉर्मल एसएससी होगा जिसको टैक्स पे करना है। डीम एसएससी जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गवर्नमेंट ने कि भाई तू टैक्स पे करके देगा। डन। किस केस के अंदर? अगर फादर डिजीज होगा, कोई पर्सन डिजीज हो गया, लुनेटिक, माइनर, अगर कोई भी एडेड पर्सन है या एनआर है, नॉन रेजिडेंट है, तो उसके बेसिस के ऊपर तू टैक्स पे करेगा, वो डीम एसएससी है। एसएससी इन डिफॉल्ट जिसने कोई घपलाबाजी किया, जिसने आईटीआर फाइल नहीं करी, जिसने टैक्सेस पे नहीं करे, टैक्स काट तो लिया पर गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराए, तो एसएससी इन डिफॉल्ट है। इन दोनों केसेस के अंदर, डीम एसएससी और एसएससी इन डिफॉल्ट, इन दोनों केसेस के अंदर आपको क्या है? एक पर्सन की एसेसिबल इनकम नहीं भी है, स्टिल उसको हम एसएससी मान लेंगे। एसएससी छोटा है, पर्सन बड़ा है, क्योंकि हर एसएससी पर्सन होता है पर हर पर्सन एसएससी नहीं हो सकता, बिकॉज हर पर्सन को जरूरी नहीं कि वो टैक्स पे करे। हो सकता है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एग्जाम्प्ट हो जाए, उसको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट ना हो। फिर आते हैं ईयर। 2 तरीके के ईयर है, एक कैलेंडर ईयर, दूसरा फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर से कोई मतलब नहीं है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2 ईयर हम कंसीडर करते हैं, एक ईयर ऑफ इनकम, दूसरा ईयर ऑफ टैक्स। ईयर ऑफ इनकम हमारा प्रीवियस ईयर है जिसके अंदर हमने इनकम कमाई थी। ईयर ऑफ टैक्स हमारा असेसमेंट ईयर है जिसके अंदर हमें उस इनकम पे टैक्स पे करना है। चार्जिंग सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 4 जो कि कहता है कि इनकम जो हमने कमाई थी वो असेसमेंट ईयर के अंदर हम चार्ज करेंगे। कौन सी इनकम? जो हमने प्रीवियस ईयर के अंदर कमाई थी। ईयर कौन से है? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल इनकम कमाई 1 अप्रैल से चालू होता है, पर अगर बिजनेस बीच में कंटिन्यू हुआ तो जिस दिन कंटिन्यू हुआ और टिल 31 मार्च वो मेरा प्रीवियस ईयर बन जाएगा। मेरे पर्टिकुलर इनकम टैक्स के लिए मेरे दिसंबर 25 एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्या लगेगा? 24-25 का। उसका असेसमेंट ईयर कौन सा लगेगा? 25-26 का। पीरियड होता है 12 मंथ का। जो इनकम मैंने अर्न करी प्रीवियस ईयर के अंदर वो असेस कर दूंगी मैं असेसमेंट ईयर के अंदर। एसएससी साल
टैक्स भी पे करेगा और अपनी आईटीआर भी फाइल करेगा। ऐसे 5 केसेस जहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्स होगी। शिपिंग बिज़नेस है, पर्सन छोड़ के जा रहा है, कोई इंटेंशन नहीं वापस आएगा। एओपी, बीओआई डिसॉल्व हो रही है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ टैक्स को अवॉइड करने के लिए और मैं अपना बिज़नेस जो है उसको डिसकंटिन्यू कर रही हूँ। इन लास्ट के 4 केसेस के अंदर एओ के डिस्कशन पे काम होगा। ऊपर एओ कहे, ना कहे, आपको टैक्स पहले ही पे करके जाने पड़ेगा। नेम ऑफ एसएससी, आपको इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन दिखानी कैसे है? एसएससी का नाम दो, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर मेंशन करो, दिखाओ कि हम कंप्यूट कर रहे हैं टोटल इनकम। पांचों हेड की इनकम आ जाएगी, जीटीआई निकल कर आ गया, डिडक्शन माइनस कर देंगे, नेट टैक्सेबल या टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी। जीटीआई क्या है? पांचों हेड की इनकम को जो मैंने एग्रीगेट किया, काफी सारे प्रोविजन को अप्लाई करने के बाद। प्रोविजन कौन से? सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग। टेंशन मतलब एक-एक चैप्टर डिटेल में समझाओगे। टोटल इनकम ऐसी इनकम जो कि मैंने जीटीआई में से डिडक्शन माइनस करने के बाद निकल कर आई। डिडक्शन कहाँ से? 80C से लेकर 80U तक। तो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टोटल इनकम निकल कर आ गई। सिंपल देखो, 2 मिनट में मैंने रिवाइज़ करा दिया आपको पूरा का पूरा आपका जो आज आपने पूरी क्लास में पढ़ा। अब एक चीज़ समझो, इस रिवीजन का पर्पस क्या हुआ? जब भी लगता है कि मैं अब मेरे को ये चैप्टर रिवाइज़ करना है, फटाफट से लास्ट के 2-2 मिनट उठा के देख लो, अपने हर लेक्चर के। आपको वो चैप्टर ऐसे रिवाइज़ हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे, इनकम टैक्स लास्ट डे तक रिवाइज़ रहेगा आपको। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे, अपनी रेज़ाइम समझेंगे कि ओल्ड रेज़ाइम में क्या था, न्यू रेज़ाइम में क्या था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बच्चे मुझे पता है बहुत बोल रहे हैं मैम प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले अपना इतना बेसिक कांसेप्ट क्लियर करके रख लेना। इतना बेसिक कांसेप्ट अपना क्लियर करके रख लेना। ठीक है बेटा? ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपनी मन लगा के पढ़ाई करते रहो और चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। टिल देन इतना रिवाइज़ करके रख लेना, अपनी नोट्स बना के आप रख लेना। ठीक है बेटा?